बात करने वाले हैं सीजी बीएड 2018 का जो हमारा क्वेश्चन पेपर है उसका आज हम यहाँ पे पोर्शन सॉल्व करेंगे जीके यानी कि सामान्य ज्ञान। अब देखिए ये आपको पता है कि ये जीके हमारा हर एक एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो कहीं ना कहीं आपको यहाँ पे जो जीके के मैं क्वेश्चन समझाऊंगा उसका देखिए जो आपको क्वेश्चन है उसका आंसर तो आपको याद करना ही है। इसके अलावा मैं बाकी और जो ऑप्शंस दिए गए हैं उससे रिलेटेड सारे आपके जो भी यहाँ पे कह सकते हैं कि न्यूज़ है या जो भी डाउट्स है मैं आपको सारा क्लियर करूँगा, ताकि उसको अगर आप प्रिपेयर करके चलेंगे तो देखिए बहुत आसानी से आप अपने जीके सेक्शन को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं कि सी जी बी 2018 में हमारा जो क्वेश्चन यहाँ पे जीके का पार्ट है भाग नंबर 2, इसमें फर्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। इसमें कह रहा है कि गांधी प्लान किससे संबंधित है। अब देखिए गांधी जो प्लान है ये पूछ रहा है किससे संबंधित है, तो अगर मैं राइट ऑप्शन की बात करूं तो देखिए यहाँ हमारा जो करेक्ट आंसर वो है ऑप्शन नंबर थर्ड यानी कि श्रीमन नारायण। तो जो श्रीमन नारायण है ये हमारा जो है गांधी प्लान से संबंधित है। अब ये है क्या प्लान, देखिए इसमें प्लान में आपको ये याद रखना है कि ये जो हमारा प्लान आया था ये एग्रीकल्चर को यानी कि कृषि से रिलेटेड हमारा ये प्लानिंग है। इसमें क्या होता है, इसमें आपको जो एग्रीकल्चर के हमारे जो प्रोडक्ट होते हैं उनको यहाँ पे एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट को नेशनलाइज किया गया। जैसे कि यहाँ पे जो लोकल छोटे छोटे यहाँ पे खेती होती है तो उनके जो प्रोडक्ट तैयार होते हैं इनको राष्ट्रीय लेवल पे लाया गया। तो यहाँ पे नेशनलाइज यहाँ पे किया जाता है, किया गया। और इसके अलावा जो डोमेस्टिक इंडस्ट्री होती है जैसे कुछ कुछ लोकल हथकरघा होते हैं, तो जो डोमेस्टिक हमारी इंडस्ट्री होती है उसको भी क्या करे ये प्रमोट करता है हमारा प्लान। तो यहाँ पे जो डोमेस्टिक हमारी ये कह सकते हैं इंडस्ट्रीज़ हैं इनका ये क्या करता है ये प्रमोट करता है। तो आई होप आपको इतना क्लियर हो गया होगा कि कौन ये लेके आया, तो श्रीमन नारायण के थ्रू आया ये। और इसमें क्या करना है कि एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट को नेशनलाइज किया गया और डोमेस्टिक इंडस्ट्री को यहाँ पे प्रमोट किया गया। तो ये देखिए हमारा आई थिंक इसके बारे में आप समझ गए। अब बाकी ये देखिए दो ऑप्शन बचे रहे हैं कि इसमें क्या करना है। तो देखिए सबसे पहला यहाँ पे कह रहा है कि जॉन मथाई। अब आपको समझना है कि जॉन मथाई कौन थे और इनका मतलब क्या योगदान है। देखिए अगर हम बात करेंगे कि तो जॉन मथाई हमारे स्वतंत्र भारत के पहले रेल मंत्री थे। ठीक है, पहले हमारे रेल मंत्री थे जॉन मथाई। अब ये पहले रेल मंत्री थे, इसके अलावा एक यहाँ पे और न्यूज़ है कि ये दूसरे वित्त मंत्री थे। ठीक है, तो आपको ये भी याद रखना है कि दूसरे हमारे ये वित्त मंत्री थे। अब अगर ये वित्त मंत्री है तो कन्फर्म है कि ये बजट पेश करेंगे। तो देखिए इन्होंने क्या किया, पहला जो बजट आया इनके थ्रू आया और कब इन्होंने पेश किया 28 फरवरी 1950 को इन्होंने पहला बजट को पेश किया था। तो इतना आपको जॉन मथाई के बारे में पता होना चाहिए। देखिए जॉन मथाई मैंने आपको बताया। अब इसका नेक्स्ट यहाँ पे एच विश्वेश्वरैया। ठीक है, अब इनके बारे में आपको समझना है कि ये कहीं ना कहीं एक इंजीनियर थे। देखिए ये जो हमारे विश्वेश्वरैया हैं इनका अगर बात करेंगे तो जन्म हुआ था कि 15 सितंबर को, 15 सितंबर 1860 को इनका जन्म हुआ था। कहाँ हुआ था, देखिए इनका जन्म हुआ था कर्नाटक में। और ये पेशे से इंजीनियर थे यानी कि कह सकते हैं अभियंता। तो जो अंग्रेजी सरकार थी उनको इनके बारे में पता था कि ये इनके अंदर एक टैलेंट छुपा है, तो इनको अभियंता का इन्होंने पोस्ट यानी इंजीनियर के पोस्ट इनको दी गई। अब इंजीनियर की अगर पोस्ट दी गई इसके बाद उन्होंने इतना अच्छा काम किया कि इन्होंने, आपको पता होगा कि हमारा जो कर्नाटक में मैसूर के पास जो कृष्ण सागर बांध है, ठीक है, कृष्ण सागर बांध जो हमारा डैम है उसमें इनका कह सकते हैं कि योगदान बहुत बड़ा है। कृष्ण सागर बांध में इनका बहुत बड़ा योगदान है, जिसकी वजह से क्या हुआ कि उनको 1955 में इनको भारत रत्न, ठीक है, ये प्रदान किया गया जो सबसे सर्वोच्च हमारा सम्मान माना जाता है। तो भारत रत्न इनको 1955 में प्राप्त किया गया। तो देखिए आपका पहला क्वेश्चन जो पूछा गया था उसको तो मैंने आपको बताया। इसके अलावा जो बाकी ऑप्शन है देखिए उसको भी मैंने आपको समझा दिया। तो आई होप आपको ये पूरा क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। अब देखिए क्वेश्चन नंबर हम 32 की बात करेंगे क्वेश्चन पेपर के हिसाब से, क्योंकि आपको पता है कि 1 से हमारे 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन इस वाले पार्ट में क्वेश्चन नंबर 2 है। इसमें देखिए कह रहा है कि भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा निर्धारित CRR यानी कि CRR का जो फुल फॉर्म होता है कैश रिजर्व रेशियो, जो कि बैंकों को अपने पास रखना होता है, का पालन कर निम्नलिखित में से किन बैंकों के लिए आवश्यक है। तो आपको पता है कि जो भी बैंकें होती हैं वैसे बहुत कैटेगरी की बैंकें आती हैं, प्राइवेट बैंक होती हैं, कुछ कॉमर्शियल बैंक होती हैं, कुछ हमारे यहाँ पब्लिक सेक्टर बैंक होती हैं। तो ये किसके लिए अलाउ है भाई, CRR, जो यहाँ पे जनता से यानी कि कह सकते हैं कि सीधे ग्राहक से रिलेटेड यहाँ पे हैं। तो जितनी भी सार्वजनिक बैंक हैं, ठीक है,
सार्वजनिक क्षेत्रीय बैंक है, सबके लिए अलाउ है कि आपको अपने पास में CRR यानी कि कुछ कैश रिजर्व रखना होगा, ताकि मुसीबत के टाइम पे वो आप उसका यूज़ कर सकें। तो ये जो हमारा राइट यहाँ पे आंसर होगा, यहाँ पे हमारा आंसर होगा फर्स्ट वाला, यानी कि सभी सार्वजनिक बैंक। तो इसमें आपको इतना ही समझना है कि यहाँ सभी सार्वजनिक बैंकों को एक CRR यानी कैश रिजर्व रेशियो रखना होता है। आइए अब आगे देखते हैं। देखिए नेक्स्ट हमारा है 33 क्वेश्चन। इसमें कह रहा है कि विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है। अब देखिए इसका भी ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन है। वैसे आपको पता है कि हमारे बहुत से कह सकते हैं संगठन होते हैं, कम से कम आपको 25 से 30 संगठन तो अच्छे अच्छे याद रखने हैं। उसका मैं पूरा लिस्ट आपको दे दूंगा, मेरा अलग से मेरा वीडियो भी शायद पड़ा हुआ होगा, वहाँ पे आप देख सकते हैं। तो आपको सभी के मुख्यालय याद करने हैं। तो यहाँ पे जो आपको पूछा गया डायरेक्टली कि विश्व व्यापार यानी कि जो संगठन का मुख्यालय वो कहाँ पे है, तो याद रखिएगा कि इसका मुख्यालय हमारा जिनेवा में है। ठीक है, तो ये हमारा जिनेवा इन स्विट्जरलैंड, यहाँ पे हमारा इसका मुख्यालय है। तो इसका जो ऑप्शन नंबर थर्ड है वो हमारा राइट हो जाएगा। ओके, अब इसका चलिए नेक्स्ट हम यहाँ देखते हैं। अभी क्वेश्चन नंबर 34 है। अब यहाँ पे पूछा गया कि भाई पैरादीप पोर्ट कहाँ पे है। अब ये देखिए पोर्ट आप जानते हैं कि सी पोर्ट होता है, ठीक है, जो कि समुद्र के किनारे होता है। तो ये पूछा कि पैरादीप पोर्ट कहाँ है। तो ये आपको पता है कि पैरा जो द्वीप हमारा पोर्ट है, पहली बात तो ये उड़ीसा में है, उड़ीसा में। और ये कहीं ना कहीं वेस्ट बंगाल का भी बॉर्डर को टच करता है, और इधर आपका यहाँ पे आंध्रा के बॉर्डर को भी टच करता है। लेकिन ये एग्जैक्ट हमारा कहाँ है, उड़ीसा में। अब ये उड़ीसा में है, तो इसको किसने बनवाया, तो आपको पता यहाँ पे करना है कि जो हमारे यहाँ पे लेट यानी कि जो हमारे दिवंगत वहाँ के CM थे बीजू पटनायक, ठीक है, उनके बेटे का नाम है नवीन पटनायक। तो यहाँ पे बीजू पटनायक जो हमारे हैं, तो बीजू पटनायक जी ने इसका निर्माण किया था, पैरादीप पोर्ट का, जो कि उड़ीसा में हमारा यहाँ पे होता है, इस समय है। और इसके बाद यहाँ पे हमारे जो 34 क्वेश्चन, आगे बढ़ते हैं 35। अब देखिए यहाँ पे जो 35 क्वेश्चन है, यहाँ पे आपसे कह रहा है कि आनुवांशिक का जनक किसे कहा जाता है। मतलब आनुवांशिक के बारे में पता है आपको कि जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में चलता है, उसको हम बोलते हैं आनुवांशिक। कह रहा है इसका जनक हम किसको कहेंगे। तो देखिए इसका जो जनक है इनके, वो है हमारे ग्रेगर मेंडल, यानी ऑप्शन नंबर हमारा थर्ड एकदम करेक्ट है कि जो आनुवंशिक का हमारे जनक कहे जाते हैं वो ग्रेगर मेंडल कहे जाते हैं। लेकिन अब हमको यहाँ पे देखना है कि भाई बाकी लोग क्यों फेमस हैं। जैसे कि एक आते हैं हरगोविंद खुराना, ये हमारे भारतीय हैं। तो अगर हरगोविंद खुराना की बात किया जाए तो इनको ये क्यों फेमस हैं। देखिए इन्होंने बेसिकली क्या किया, आपको पता है कि हर एक बॉडी में, ह्यूमन बॉडी में DNA का इंपॉर्टेंस बहुत है। तो इन्होंने क्या किया कि DNA को डिकोड किया, ठीक है, जो भी यानी उसके रहस्य को जाना, उसको कहते हैं डिकोडिंग। तो इन्होंने क्या किया कि DNA को डिकोड किया। इसके क्षेत्र में बहुत इनका योगदान था। इसलिए क्या हुआ कि इनको 1968 में चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल प्राइज़ दिया गया। ठीक है, चिकित्सा के क्षेत्र में इनको नोबेल पुरस्कार दिया, जो कि आपको पता है बहुत बड़ा हमारा सम्मान होता है। तो इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया। तो ये आपको इतना याद रखना है कि हरगोविंद खुराना को DNA का डिकोड करने की वजह से 1968 में नोबेल प्राइज़ दिया गया। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट आ रहा है चार्ल्स डार्विन। अब देखिए अगर यहाँ पे हम बात करेंगे कि भाई चार्ल्स डार्विन का यहाँ पे क्या रोल है, तो आपको इसमें इतना याद रखना कि इनका जो योगदान है वो मेनली जैव विकास का सिद्धांत बताने में, कि कैसे कैसे हमारा विकास हुआ है, जैव विकास का सिद्धांत। जैसे आपको कहानी भी याद होगी कि पहले हमारे पूर्वज बंदर माने जाते हैं, वो धीरे धीरे विकास होते होते वो कहीं ना कहीं कंटिन्यू हमारा विकास हो। अभी भी देखिए विकास हो रहा है। हमारी जो आने वाली पीढ़ी वो हमसे ज़्यादा डेवलप होगी, उनके बाद उनकी पीढ़ी और ज़्यादा डेवलप होगी। तो इस तरीके से जो हमारा विकास है वो पीढ़ी दर पीढ़ी अभी भी कंटिन्यू चलता रहेगा। तो इसी के बारे में चार्ल्स डार्विन ने अपना सिद्धांत दिया। तो आई होप आपको इतना चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अब देखिए यहाँ पे नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखेंगे 36। अब ये 36 हमारा है, कह रहा है कि श्री हरिकोटा क्या चीज़ है। अब आपको ये समझना है कि श्री हरिकोटा का नाम आपने बहुत बार सुना होगा कि हमेशा इसरो हमारा क्या करता है, जो भी सेटेलाइट लॉन्च करता है वो क्या करता है, हरिकोटा से लॉन्च करता है। तो कहीं ना कहीं सेटेलाइट का मतलब उपग्रह, ये उपग्रह का प्रक्षेपण केंद्र है। तो इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि हरिकोटा हमारा उपग्रह का प्रक्षेपण केंद्र है, यानी कि ऑप्शन नंबर एक करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, अगला हमारा 37 क्वेश्चन है। देखिए ये 37 क्वेश्चन है। इसमें कह रहा है कि स्कूल शिक्षा में सतत एवं समग्र मूल्यांकन प्रक्रिया किस संस्था द्वारा लागू की गई। इसमें पूछा ये जा रहा है कि भाई आपको पता है स्कूल में कंटिन्यूअस हमारा मूल्यांकन जो भी होता है कि यहाँ डेवलपमेंट स्टेप पर सतत एवं समग्र मूल्यांकन की प्रक्रिया कौन सी संस्था ने लागू किया। तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि ये लागू करने वाला जो संस्था है वो है UGC। ठीक है,
अब ये यूजीसी का नाम तो आई थिंक आपने सबने सुना होगा। अब इसका कई बार वैसे पूछा नहीं जाता है, लेकिन आपको याद रखना है कि अगर यूजीसी पूछा जाए तो इसका जो फुल फॉर्म होता है वो होता है यूनिवर्सिटी यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन ऑफ इंडिया। ठीक है, यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन ऑफ इंडिया, ये आपको यूजीसी का फुल फॉर्म अगर याद रखेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। और अगर हिंदी में बात करें तो हिंदी में इसका फुल फॉर्म होता है कि भारत का विश्वविद्यालय। ठीक है, भारत का विश्वविद्यालय अनुदान आयोग। अनुदान आयोग, तो ये देखिए इसका हमारा फुल फॉर्म होता है। तो आई होप इतना आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अब आइए आगे बढ़ते हैं, 38 पे आते हैं। अब देखिए नेक्स्ट हमारा ये 38 जो क्वेश्चन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं उन बच्चों के लिए बोल रहा हूँ जो देखिए बीएड का तो ठीक है आप तैयारी कर रहे हैं, लेकिन कुछ बच्चों को ये भी पता है कि वो पीएससी की तैयारी करते हैं, सपोज सीजीपीएससी या फिर कोई भी एसएससी या यूपीएससी कुछ थी। तो यहाँ पे देखिए आपको थोड़ा सा क्वेश्चन ये लॉजिकल बहुत पूछता है, खासतौर पे हिस्ट्री पे। तो यहाँ पे पूछा गया कि अंग किस महाजनपद का राजधानी था। अब देखो ये अंग तो हमारा एक नाम दिया हुआ है। अब ये कह रहा है कि महाजनपद, तो देखिए महाजनपद का मतलब ये है कि हमारा पता है कि बहुत पहले यानी गौतम बुद्ध के ज़माने से पहले जितनी भी विरासतें थीं वो कहीं ना कहीं महाजनपद में हमारी ब्रेक हुई थी, यानी कि टूटी हुई थी। तो अलग अलग महाजनपद थे, तो उनमें से एक हमारा महाजनपद था अंग। अब कह रहा है कि भाई अंग जो हमारा महाजनपद था, ठीक है, तो ये कह रहा अंग किस महाजनपद, यानी सॉरी ये अंग हमारा ये महाजनपद नहीं हमारी राजधानी है। तो कह रहा किसकी यहाँ पे है, तो ये आपको याद रखना है कि हमारा जो अंग है वो कहीं ना कहीं चंपा, ठीक है चंपा है, इसकी हमारी राजधानी है। ठीक है, अब क्यों आपको ये इंपॉर्टेंट है कि देखिए इसमें आपको खाली यही याद नहीं रखना, अभी तो ये क्वेश्चन आ गया तो आपको याद है, मे भी हो सकता है आने वाले एग्जाम में आपको दूसरा कोई महाजनपद दे दे, उसका भी आपको राजधानी पूछ सकता है। तो देखिए मैंने पूरा आपको बकायदा जितने भी जनपद थे उनका पूरा हमने यहाँ पे एक डिटेल आपको मैं दे रहा हूँ, उसको अच्छे से आप याद रखिए, जिससे देखिए हमारा हो जाएगा। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, अब देखिए ये हमारे सामने लिखा है, देखिए महाजनपद कौन कौन से थे वो आपको देखना है, और उनकी राजधानी क्या क्या है ये भी आपको देखना है। और इस समय अगर हम बात करेंगे उनके नाम क्या हैं आजकल प्रेजेंट टाइम में, ये याद रखना है। तो देखिए जो हमारा क्वेश्चन था वो है कि अंग जनपद हमारा की उसकी राजधानी क्या है, तो देखिए चंपा। तो ये हमारा राइट आंसर मैंने बता दिया। अब चंपक कहाँ पे है ये भी आपको देखना है। तो इस समय बिहार के भागलपुर और जो मुंगेर हमारे एरिया आते हैं वो कहीं ना कहीं चंपा थे पहले। उसी तरीके से अगर हम नेक्स्ट बात करेंगे, देखिए मगध, पहले के ज़माने पे जो मगध हमारा था उसकी राजधानी थी गिरिब्रज या फिर राजगृह। और ये आजकल कहाँ है, ये पटना में या फिर गया में, इन दोनों के रीजन में आते हैं। नेक्स्ट हमारा है यहाँ पे महाजनपद अवंती। अब देखिए हमारा अवंती है, इसकी जो राजधानी वो क्या, उज्जैन या फिर माहिष्मती। आपने माहिष्मती देखिए सुना भी होगा, ठीक है, एक बाहुबली मूवी में आपने देखा होगा। तो यहाँ पे अवंती का है, यहाँ पे उज्जैन या महिष्मती। और अभी कहाँ है ये, मालवा में, यानी कि मध्य प्रदेश में ही मिलेगा आपको। नेक्स्ट हम देखेंगे कंबोज। कंबोज अगर बात करेंगे, ये हमारा महाजनपद है, इसकी जो राजधानी थी वो है हाटक, ये इसकी राजधानी है। और आजकल ये यूपी में है, यूपी में राजौरी और हज़ारा इसके क्षेत्र में आते हैं। और अगर नेक्स्ट हमारी काशी, देखिए काशी भी आपने बहुत अच्छे सुना हुआ है महाजनपद। तो आजकल आपको पता है काशी को वाराणसी के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो यहाँ देखिए काशी की जो राजधानी वो वाराणसी है, और अभी भी ये वाराणसी के आसपास का ही एरिया आता है। तो ये देखिए 5 हमारे जनपद हुए। उसी तरीके से बाकी देखिए टोटल 16 हैं, 16 आपको याद करने हैं अगर आपको एग्जाम में बहुत अच्छा स्कोर करना है जीके सेक्शन में तो। नेक्स्ट हमारा ये कुरु है, देखिए महाजनपद, इसकी राजधानी इंद्रप्रस्थ। और ये आजकल कहाँ है, दिल्ली और मेरठ और हरियाणा के कुछ क्षेत्र इसमें आते हैं। फिर अगर हम बात करें कौशल, अब अगर ये कौशल की बात करेंगे तो कौशल की राजधानी क्या है, श्रावस्ती, और ये यूपी के फैज़ाबाद में आपको मिलेगा। नेक्स्ट हम बात करें गांधार। अगर हम बात करें गांधार तो ये क्या है, गांधार तक्षशिला, अभी तक्षशिला में है। और इसका यानी कि आज के लिए कहाँ पे है, तो आपको ये याद रखना है कि आज के लिए रावलपिंडी यानी कि पेशावर यानी पाकिस्तान में मिलेगा। नेक्स्ट में यहाँ पे चेदी है, इसका जो हमारी राजधानी वो है शक्तिमती, और ये यूपी के बुंदेलखंड में है। नेक्स्ट हमारा है वज्जी। वज्जी हमारा महाजनपद है, इसकी जो राजधानी वो वैशाली है, या फिर विदय कहेंगे, फिर मिथिला कहेंगे। और ये आजकल कहाँ पे है, ये मुजफ्फरपुर और दरभंगा के आसपास का जो रीजन है वहाँ पे ये आपको मिलेगा। उसी तरीके से आगे हम बढ़ेंगे, और हमारे कौन कौन से रिमेनिंग है वो आप देख सकते हैं। अगर हम बात करेंगे वत्स, ये हमारा एक महाजनपद है, इसकी राजधानी है कौसम्बी, और ये इलाहाबाद के आसपास का क्षेत्र है। फिर पांचाल, पांचाल की अक्षत्र या कामपिल्य, और बरेली का आसपास का रीजन है।
उसी तरीके से आप बाकी भी यहाँ पे याद कर सकते हैं, मत्स्य, फिर मल्ल, शूरसेन, अस्मक। ये टोटल हमने आपको बताया कि हमारे ओवरऑल कितने हैं। ओवरऑल आपको याद रखने हैं कि 16 है हमारे, उनकी राजधानी आप याद रखनी है, और हो सके तो कहाँ पे है प्रेजेंट टाइम में, ये भी आप याद रख सकते हैं। तो आई होप इतना आपको क्लियर हुआ होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी हम क्वेश्चन नंबर 39 यहाँ देखेंगे। अभी 39 यहाँ पे कह रहा है कि 19वीं शताब्दी के दूसरे भाग में कुकी विद्रोह किससे संबंधित। अब देखिए कुकी विद्रोह है ये। तो अगर मैं यहाँ पे कुकी विद्रोह की बात करूँ तो देखिए कुकी विद्रोह ये है क्या। ये एक्चुअली क्या है कि आज़ादी से पहले आपको पता है कि अंग्रेज़ों का जब शासन था, तो ये विद्रोह हमारा जो बेसिकली आया वो आया 1917 और 19 के बीच में, 1919 के बीच में। तो आपको पता है कि ये हमारा अंग्रेज़ों के टाइम का ही है। इसमें क्या हुआ कि अंग्रेजों ने, यानी कि ये पहले देख लीजिए कि ये 19वीं शताब्दी में जो कुकी विद्रोह ये बेसिकली त्रिपुरा में आया। ऑप्शन के हिसाब से हमारे यहाँ पर त्रिपुरा में आया, लेकिन अगर एग्जैक्ट बात करें तो ये कहीं ना कहीं मणिपुर, यानी जो ईस्ट हमारा नॉर्थ ईस्ट है वहाँ पे आपको मिलेगा कि मणिपुर और त्रिपुरा, यहाँ का जो रीजन है वहाँ पे ये क्या है, ये कुकी एक जनजाति है। जैसे हर क्षेत्र में, हर एक स्टेट में एक जनजाति होती है, उसी तरीके से ये हमारी कुकी एक जनजाति है, वहाँ के लोग ये कुकी होते हैं। तो ये मणिपुर त्रिपुरा में पाए जाते हैं। अब ये हुआ क्या कि ये जो हमारी जनजाति है, उस समय अंग्रेजों का जब शासन था, तो अंग्रेजों ने क्या किया, इनके जो पारंपरिक सामाजिक ढांचा, यानी कि इनके जो रहन सहन है, जीवन शैली है, पारंपरिक जो ढांचा, उस पर उन्होंने क्या किया, दखल देना शुरू कर दिया अंग्रेजों ने। इसकी वजह से क्या हुआ कि इनको, जो भी हमारी कुकी जनजाति थी, इनको कहीं ना कहीं इनको लगा कि भाई हमारे ऊपर यहाँ पे हस्तक्षेप हो रहा। तब इन्होंने क्या किया, विद्रोह स्थापित किया। ठीक है, इन्होंने विद्रोह कर दिया। तो इसीलिए यहाँ पे ये हमारा पूछा गया कि कुकी का जो संबंध है वो किससे। तो आपको सीधे बोलना मणि, यहाँ पे त्रिपुरा, अगर मणिपुर होता, त्रिपुरा नहीं होता तो मणिपुर यहाँ लगाते हैं, है ना। और ऐसा यहाँ पे चांस नहीं है कि दोनों दिए जाएंगे, अदरवाइज दोनों का ये मिला जुला इफेक्ट होता है। उसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट हमारा कह रहा है कि 40 में कह रहा है यहाँ पे कि वेल्लूर का चैन केशवा मंदिर किससे संबंधित है। अब देखिए यहाँ पे वेल्लूर का चैन केशव मंदिर हमारा जो संबंधित है वो है होयसला। ये होयसला से संबंधित। अब ये है क्या, देखिए होयसला एक वंश है। ठीक है, जैसे आपको हर एक वंश का शासक होते हैं, ऐसे हमारा होयसला जो वंश था उसका जो शासक था, यानी कि होयसला वंशी शासक हम मान सकते हैं, जिनका नाम था नरेश विष्णुवर्धन। तो नरेश विष्णुवर्धन थे वहाँ के शासक। उन्होंने क्या किया, उन्होंने यहाँ पे 1117 ईस्वी में इस मंदिर को बनवाया था। ठीक है, इन्होंने क्या किया, 1117 ईस्वी में ये जो हमारा चैन केशवा मंदिर है इसको बनवाया था। लेकिन बाद में आपको पता है कि मुगल आए, बाकी और भी अलग अलग राजा आए, तो उन्होंने क्या किया, इस पे कई बार मंदिर को तोड़वाया, ये सारी चीज़ें यहाँ पे किया। लेकिन फिर भी जो हमारे हिंदू राजा थे वो लगातार इसको बनवाते गए, और आज भी ये मंदिर लगातार बना हुआ है। और इसमें आप देखेंगे रामायण और महाभारत के चित्र वगैरह आपको देखने को मिलेंगे। तो इस वजह से ये हमारा मंदिर बहुत ही फेमस है। और आपको सीधे आपको याद रखना कि होयसला वंशी है ये, तो होयसला यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। फिर इसके आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन में देखिए 41 है, यहाँ पे कह रहा है कि शिक्षा की 10+2+3 पद्धति का आरंभ किया गया, किसके द्वारा किया गया। आपको पता है कि अभी तक आपको मालूम है कि पहले आप 10th करते थे, फिर 12th करते थे, नहीं +2, फिर 3 साल का कोई ग्रेजुएशन या 4 साल का 4 ईयर करते थे। तो ये माना जाता था कि भाई 10+2+3 यहाँ पे एक हमारी संख्या पद्धति है, सॉरी यहाँ पे एक पद्धति है। अब इसको कह रहा है किसने यहाँ पे लेके कौन आया था। तो देखिए एग्जैक्ट हमारा आंसर है कि कोठारी आयोग द्वारा। ठीक है, कोठारी आयोग द्वारा लाया गया था। अब यहाँ पे इसके जो हेड थे वो कौन थे, वो हमारे हेड थे डॉक्टर DS कोठारी। तो जो डॉक्टर DS कोठारी थे वो इस आयोग को लेके आए थे। कब लेके आए थे, 1964 से 66 के बीच में इस आयोग को लेके आए थे। तो उन्हीं की वजह से हमारा ये पद्धति आई थी, इसलिए आपको सीधे याद रखना है कि कोठारी आयोग द्वारा ये लाया गया था। अभी आगे बढ़ते हैं। देखिए आगे थोड़ा सा क्वेश्चन ब्लर दिख रहा होगा, मैं पढ़ दे रहा हूँ, आप सुन लीजिए। इसमें कह रहा है कि शांति निकेतन की स्थापना की गई। ठीक है, शांति निकेतन की स्थापना बोला किसने किया, तो सीधे आपको याद रखना है कि रविंद्रनाथ टैगोर ने, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही होगा कि रविंद्रनाथ टैगोर ने इसकी स्थापना की। कब की, मैं बता देता हूँ, 1901 में। ठीक है, 1901 में ईस्वी में इसकी स्थापना की। लेकिन इसके अलावा यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ कि अगर आपको दिखाई नहीं दे रहा, तो रविंद्रनाथ टैगोर ने शांति निकेतन की स्थापना की। अब देखिए बाकी और ऑप्शन यहाँ पे लिखे हुए हैं, उनके बारे में आप देख लीजिए। एक ऑप्शन यहाँ पे लिखा है कि स्वामी विवेकानंद, ये देखिए। अब यहाँ पे स्वामी विवेकानंद का नाम लिखा हुआ है, तो इनके बारे में क्या क्या आप जानते हो वो देखिए। आपको इनके बारे में बताने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर बता देता हूँ इन्होंने क्या किया। इन्होंने रामकृष्ण मठ की स्थापना की है।
तो रामकृष्ण मठ की स्थापना इन्होंने किया है। उसके बाद रामकृष्ण मिशन की स्थापना इन्होंने किया है। और वेदांत सोसाइटी, तो हमारी जो वेदांत सोसाइटी है उसकी भी इन्होंने स्थापना की हुई है। तो इसके बारे में आपको पूरा डिटेल में इनके बारे में समझ लेना है कि हाँ कि किस क्या क्या इन्होंने स्थापित किया है। नेक्स्ट हमारा जो ऑप्शन है उसमें लिखा हुआ है कि अरविंद घोष। अब देखिए अरविंद घोष क्यों प्रसिद्ध हैं, तो इन्होंने भी बहुत काम किया है। इसके बाद इनका हमको याद रखना है कि इन्होंने अरविंद घोष नामक आश्रम बनाया था। अरविंद आश्रम कह सकते हैं कि अरविंद आश्रम का निर्माण इन्होंने कराया। नेक्स्ट हमारा ऑप्शन दिया है जिसका नाम है कि दयानंद, स्वामी दयानंद लिखा हुआ है ऑप्शन में, स्वामी दयानंद। अब देखिए दयानंद जी का जो नाम है आपको अच्छे से पता है कि इन्होंने 1857 ईस्वी में क्या किया, इन्होंने आर्य समाज की स्थापना की थी। आर्य समाज, इसलिए ये बहुत ही प्रसिद्ध हैं, इन्होंने आर्य समाज की स्थापना की थी। तो आई होप आपको इतना चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा कि ये जो हमारे ऑप्शन है इनके साथ हमने आपको अच्छे से डिटेल बताया है। आगे बढ़ते हैं, देखिए उसके बाद यहाँ पे जो हमारा 43 क्वेश्चन है इसमें कह रहा है कि भाई उच्च शिक्षा में गुणवत्ता के विकास के लिए निम्न थीम में से कौन सा अनिवार्य है, कि अगर आपको गुणवत्तापूर्ण अगर आपको शिक्षा चाहिए तो उसमें क्या क्या होना चाहिए। तो देखिए पहला ऑप्शन कह रहा है कि उच्च शिक्षा संस्थानों को श्रेणीबद्ध यानी रैंकिंग करने में, ठीक है ये बिल्कुल सही है कि रैंकिंग करने से पता चलता है कौन सा किस तरीके का कॉलेज है। अगला कह रहा है कि समाज से उच्च शिक्षा को जोड़ने में, ये भी दम सही है कि समाज से उसको जोड़ना भी ज़रूरी है। और कह रहा है कि नवाचार तथा शोध को बढ़ावा देने, हम आपसे रिसर्च करेंगे, नई चीज़ें लेके आएंगे तो हमारी शिक्षा क्या होगी, गुणवत्तापूर्ण होगी। यानी कि हमारा जो फोर्थ ऑप्शन है वो ये करेक्ट होगा, उपरोक्त सभी हमारा यहाँ पे पूरी तरीके से राइट है। अब इसके बाद देखिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है 44। इसमें कह रहा है कि भाई उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों पर महाभियोग भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में प्रावधानित है। अब देखिए ये आपको मैं आपको बता दूं कि आपको पता है कि हमारे जो संविधान है उसमें हर अनुच्छेद में, कि हर अनुच्छेद कोई ना कोई चीज़ के बारे में लिखा गया है। तो यहाँ पे भी एक हमारा अनुच्छेद है, देखिए सारे ऑप्शन दिए हैं कि 120 टू 123 सॉरी 124 टू 124 3 124 4। लेकिन ये आपको देखिए पूरा का पूरा हमारा जो स्पेशली लिखा गया है उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के महाभियोग पे, वैसे उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों पे पूरे आर्टिकल हैं, 124 2 भी है, 3 भी, 4 भी, लेकिन हमारा महाभियोग पे जो बेस्ड है वो थर्ड वाला हमारे के 124 का, यानी कि जो थर्ड सेक्शन है ये पूरी तरीके से उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के महाभियोग पे बेस्ड है कि कैसे महाभियोग चलाया जा सकता है उनके ऊपर, ये सारी चीज़ें इसमें बातें लिखी गई हैं। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 45 है। अब इसमें क्या कह रहा है, देखिए इसमें कह रहा है कि भाई भारत के संविधान के अनुच्छेद 3 में निम्नलिखित में से 3 निम्नलिखित में से किससे संबंधित नहीं है। तो इसमें आपको पूछ रहा है कि किस में संबंधित नहीं है। तो इसमें देखिए ऑप्शन कह रहा है कि किसी राज्य का क्षेत्रफल बढ़ाना, किसी राज्य की सीमाओं में परिवर्तन, और किसी राज्य के नाम में परिवर्तन। ये पूरी तरीके से आपको पता है कि राज्य के बारे में कहा गया है ना, राज्य की सीमाएं क्षेत्रफल कहा गया है। और कह रहा है कि, और चौथा कह रहा है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसमें क्वेश्चन को समझिए क्या, ये आपको कहना चाह रहा है क्वेश्चन में कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 3 निम्नलिखित में किससे संबंधित नहीं है, मतलब किसके बारे में नहीं कह रहा है, जबकि इस अनुच्छेद में तीनों के बारे में कहा गया है। तो कह रहा है कि उपरोक्त में से कोई नहीं, ठीक है, यानी कि इनमें से कोई नहीं है जिनके बारे में नहीं कहा गया है ना, यानी कि संबंधित है, ठीक है, कि अनुच्छेद 3 इसमें किससे संबंधित नहीं है। तो यहाँ पे आपको ये बताना है कि वो किसी राज्य का क्षेत्रफल, उसका किसी राज्य की सीमाओं में परिवर्तन, और किसी राज्य के नाम में परिवर्तन, और यानी कि ये हमारा फोर्थ वाला ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा, क्योंकि तीनों हमने देखा कि आपस में लिंक हैं। तो ये चौथा हमारा जो फोर्थ ऑप्शन है ये बता रहा है कि उपरोक्त में से कोई नहीं। उसके बाद आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट में यहाँ पे बात करेंगे 46 की। अब देखिए यहाँ पे कह रहा है कि भारत के संविधान भाग, फिर से देखिए थर्ड आ गया, ये लेकिन भाग थर्ड है, ये वो हमारा अनुच्छेद थर्ड था, ये भाग थर्ड है देखिए, ठीक है, ये भी आपको याद रखना है कि हमारा जो संविधान है पार्ट वाइज भी, लेकिन हर एक पार्ट में अनुच्छेद भी हैं। तो आपको अनुच्छेद 3 हो गया। अब देखिए भाग 3 की बात कर रहे हैं कि भारत के संविधान के भाग नंबर थर्ड से संपत्ति का अधिकार किस संशोधन द्वारा हटा दिया गया। तो देखो ये हमारा जो संशोधन है ये 44वां यानी 44th हमारा जो संशोधन किया गया है, उस संशोधन में हमारा जो भी संपत्ति का अधिकार है इसको यहाँ से हटा दिया गया है। तो इसलिए हमारा जो राइट यहाँ पे ऑप्शन होगा वो होगा सी, हमारा यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आइए उसके बाद देखते हैं 47। अब 47 देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, कह रहा है महासागरीय विक्षेप को गहराई के आधार पर,
ठीक है, ऊपर से नीचे के क्रम में व्यवस्थित करना है कि आपको यहाँ पे कुछ नाम दिए गए जैसे नीली पंख, उसका दिया है लाल मृत्तिका, चूना प्रधान पदार्थ और सिलिका प्रधान पदार्थ, ये चार आपको पदार्थ दिए हैं। तो आपको क्या करना है कि महासागरीय विक्षेप को यानी गहराई पे जो सबसे ज़्यादा होगा गहराई उसको लिखना है, फिर उसका धीरे धीरे कम की तरफ हमको बढ़ना है। तो ये इसमें पूछा गया है। तो यहाँ पे हमको क्या करना है कि ये सबसे पहले ये पहचानना है कि सबसे ज़्यादा गहराई देखिए किसकी है। तो देखिए सबसे ज़्यादा जो गहराई है वो है नीली पंख की, ये हमारी सबसे ज़्यादा गहराई है। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट नंबर आता है वो है चूना प्रधान प्रधान पदार्थ, यानी कि यहाँ पे लिखेंगे चूना प्रधान पदार्थ, ये हमारा सेकेंड नंबर पे आएगा। फिर अगर नेक्स्ट हम बात करेंगे तो हमारा आएगा सिलिका प्रधान पदार्थ, यानी कि हमारा फोर्थ में ये आपको मिल जाएगा सिलिका प्रधान पदार्थ। और नेक्स्ट हमारा जो लास्ट बच रहा है वो है लाल मृत्तिका। ठीक है, तो इस तरीके से हम देखेंगे, अगर ऑर्डर बनाएंगे तो सबसे पहला ज़्यादा गहराई है फर्स्ट वाले की, उसके बाद यानी कि थर्ड वाले की गहराई है, फिर नेक्स्ट उससे कम हमारी सिलिका वाले की है, और फिर टू वाले की। तो अगर हम ऊपर से नीचे अगर आएंगे तो हमारा ऑर्डर क्या मिलेगा, देखिए वन फिर थ्री फिर फोर फिर टू, ये हमारा ऑर्डर मिलेगा। तो इसके हिसाब से जो हमारा राइट ऑप्शन है वो हमारा है ऑप्शन नंबर थर्ड। ठीक है, तो ये आपको ये हमको याद रखना है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन है 48। अब देखिए 48 हमारा जो है ये तो ओरली बेसिस पे, देखिए ये करंट अफेयर्स पे। तो ये जो हम सॉल्व पेपर कर रहे हैं ये तो उस समय पूछा गया था, लेकिन आज के टाइम पे आपको याद रखना है कि आज के टाइम पे हमारा जो भी है उसमें क्या। तो अभी यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि भाई 2018 में विश्व का सबसे खुश देश कौन सा है। ठीक है, कि 2018 में कौन सा देश था जो सबसे हैप्पी था। तो देखो उस समय जो हमारा सबसे हैप्पी जो देश था वो है फिनलैंड। ठीक है, 2018 में हमारा जो हैप्पीएस्ट है वो था फिनलैंड। तो फिनलैंड का आपको नाम उस समय के हिसाब से याद रखना है, लेकिन ऐसा क्वेश्चन अभी नहीं आएगा क्योंकि करंट अफेयर्स पे अगर क्वेश्चन ये आएगा तो देखिए यहाँ पे 2018 का आपने याद कर लिया, लेकिन आपको क्या करना है इस साल अगर एग्जाम देंगे तो आपको याद है 2021 का आपको याद रखना है। तो देखिए सबसे अच्छी बात यह कि इस बार भी जो टॉप किया है जिस कंट्री ने वो अभी भी फिनलैंड है। ठीक है, ये आपको याद रखना है कि इस बार भी फिनलैंड ने देखिए टॉप किया हुआ है। तो फिनलैंड ने देखिए टॉप किया। तो अगर बात करें सेकंड नंबर पे कौन आता है तो आपको आता है ना डेनमार्क। सेकंड नंबर पे हमारा डेनमार्क आता है, अभी 2021 की बात हो रही है। और जो थर्ड हमारा नंबर है वो आता है स्विट्ज़रलैंड का, कि जो स्विट्ज़रलैंड है ये हमारा तीसरे नंबर पे आता है। तो आपको देखिए वैसे मैं कोशिश करूंगा कि आपको 2021 की चीज़ें ही पूछी जाएंगी, तो आपको ये अच्छे से याद रखना तीनों के नाम। खैर फर्स्ट वाला तो नाम मैंडेटरी है, इसको तो आपको याद ही रखना है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन नंबर 48 एकदम समझ में आ गया होगा। आइए उसके बाद आगे बढ़ते हैं 49 वाले क्वेश्चन की तरफ हम देखते हैं। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन पूछा है कि अच्युताश्म और निश्चिताश्म पाया जाता है। अब ये देखिए जो हमारा ये चीज़ है ये बेसिकली कहाँ पे पाया जाता है, ये छत्तीसगढ़ का आपका फेमस गुफा है, वहाँ पे आपको ये चीज़ है। और कौन सी गुफा है वो देखिए कुटुमसर गुफा है, आपने जरूर नाम सुना होगा। तो ये कुटुमसर गुफा में हमारी दो अच्युताश्म और निश्चिताश्म पाए जाते हैं। ठीक है, ये आपके बारे में इसको डिटेल में अगर स्टडी करना है तो नेट पे आप आराम से देख सकते हैं कि हाँ ये चीज़ें क्या हैं, क्या इसका यूज़ होता है, वो सारी चीज़ें हैं। और इसके बाद देखिए लास्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो 50, ये यहाँ पे कह रहा है कि सिकल सेल रोग किसके द्वारा होता है। अब देखिए सिकल सेल अगर हम बात करेंगे, ये जो हमारा रोग है, तो जो मेडिकल लाइन के बच्चे हैं जिनको अगर थोड़ा सा भी पढ़ा होगा तो सिकल सेल रोग उनको मैं बता दूं कि ये पहली बात तो ये एक जेनेटिक्स बीमारी है, मतलब ये आनुवंशिक है। अगर मान लिया आपके अंदर नहीं भी हुई है, लेकिन अगर आपके मम्मी पापा को अगर ये हुई है कभी, तो उससे ये आपको भी होने के पूरे चांस रहते हैं। तो ये आनुवंशिक बीमारी है। अब उसमें होता क्या है आपको पता है, हर एक ह्यूमन बीइंग में लाल रक्त कोशिकाएं होती हैं। ठीक है, लाल रक्त कोशिकाएं होती हैं जिससे हमारा क्या होता है हीमोग्लोबिन यानी कि जो खून होता है उसमें ऑक्सीजन पूरे बॉडी के पार्ट में जाती है। तो उसमें क्या होता है कि ये अगर बीमारी हो गई तो इससे इसकी जो आकार है, आकार में परिवर्तन होने लगता है। तो आकार में अगर परिवर्तन होने लगता है उससे क्या है कि कहीं ना कहीं आपके बॉडी स्ट्रक्चर में कहीं ना कहीं दिक्कत आएगी, है ना। उसकी वजह से आपको यही हमारा कहलाता है सिकल सेल रोग की लाल रक्त जो कोशिकाएं हैं उनके स्ट्रक्चर में चेंज आना। और ये आनुवंशिक बीमारी है। और क्यों होती है, ये आयरन की कमी की वजह से होने के पूरे चांस होते हैं। तो हमारा यहाँ पे जो देख लेंगे 50 क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, इसका जो राइट हमारा ऑप्शन है यानी कि ए, ये हमारा पूरी तरीके से करेक्ट होगा। तो आई होप आपको मैंने 2018 का जो भी जीके का पोर्शन था, मैंने आपको एक एक क्वेश्चन 20 क्वेश्चन पूछे गए थे, मैंने आपको पूरे यहाँ पे सॉल्व कराए हैं। और
मैंने कोशिश किया है कि आपको एक्सप्लेन करते हुए समझाऊं, ताकि आपका जो भी पेपर था वो तो सॉल्व हो जाए, उसके साथ साथ आपको कुछ कुछ चीज़ें आपको क्या हो नई आपको तैयार करने को मिले, ताकि अगर उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन अगर आपको एग्ज़ाम में पूछा जाए वो हमारा गलत नहीं हो। तो इसी उम्मीद के साथ मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा, और नेक्स्ट वीडियो में हम इसी की सीरीज़ को कंटिन्यू आगे बढ़ाएंगे। अगला हम कोई अलग यहाँ पे पोर्शन उठाएंगे। तो इसी उम्मीद के साथ बने रहें हमारे चैनल के साथ, हमसे जुड़े रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत थैंक यू।